आज की ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जो अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद 15 सालों तक पुलिस से छुपा रहा। और हत्या भी क्यों की? सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए। और जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो उसका सिर्फ एक ही सवाल था। बार बार वो पुलिस से यही सवाल करता रहा कि आखिर वो पुलिस के हत्थे कैसे चढ़ गया। 23 अक्टूबर 2018 ओरेकल कस्टमर केयर ऑफिस बेंगलुरु में, जो कि 7वीं मंजिल इमारत पर थी। रात के करीब 11:45 हो रहे थे। तमाम स्टाफ वहाँ पे नाइट शिफ्ट काम कर रहे थे। इसी दौरान इस ऑफिस का पियोनो ऑफिस में बैठे एक एम्प्लॉय के पास जाता है और कहता है कि आपसे मिलने 2 विजिटर आए हैं। अब एम्प्लॉय को लगा कि शायद हो सकता है कि मेरा कोई दोस्त हो। वो नीचे आता है वेटिंग रूम में, जहां वो 2 लोग बैठे हुए थे। वो दिखने में लंबे चौड़े और अच्छे कदकाठी के लग रहे थे। उनमें से एक शख्स आता है और एम्प्लॉय के मन में सवाल था कि आप लोग कौन हैं, और इस ओरेकल एम्प्लॉय के सामने हाथ बढ़ाते हुए कहता है, हेलो मिस्टर तरुण। हाथ आगे बढ़ा हुआ है और जुबान पर नाम है तरुण। यह नाम सुनते ही सामने वाले के चेहरे में हवाइयाँ उड़ने लगी थी, क्योंकि उसने यह नाम 15 साल बाद सुना था। 15 साल तक उसके नाम को किसी ने भी अपने जुबान से नहीं लिया था। 15 साल से उसका नाम, उसकी पहचान एक ही नाम से थी, और वो नाम था परवीन भटेले। उसके सारे ऑफिस एम्प्लॉय, उसकी अपनी पत्नी, दोनों बच्चे, दोस्त, पड़ोसी सभी यही जानते थे कि इस व्यक्ति का नाम परवीन भटेले है। लेकिन 23 अक्टूबर 2018 की रात के लगभग 11 बज रहे थे। 11:45 में 2 मेहमान आना ये कोई इत्तेफाक नहीं था। जब वो व्यक्ति परवीन भटेले की तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है, हेलो मिस्टर तरुण जी, तो वो बड़ा हैरान था और दहशत में डरते हुए वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है। और दोनों के हाथ जब मिलते हैं तो वो व्यक्ति परवीन भटेले के हाथ की उंगलियों को टटोलने लगता है, और साथ ही में वो उस उंगली को ढूंढ रहा था जिसमें रिंग पहनते हैं, और उसकी वो उंगली टूटी हुई थी। अब जैसे ही सामने वाले को वो उंगली मिलती है तो उसे यकीन हो जाता है कि ये वाकई में वही तरुण है जिसकी हमें तलाश है। उसके बाद वो आदमी कहता है, चलिए तरुण साहब, खेल ख़त्म हो गया है, अहमदाबाद चलते हैं। उसके बाद तीनों बिल्डिंग से नीचे उतरते हैं और पुलिस की वैन से अहमदाबाद के लिए रवाना हो जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कॉल सेंटर में काम करने वाले व्यक्ति को रात के 11:45 में 2 लोगों ने उठाया, साथ में ले गए और तरुण कहकर के नाम पुकारा। आखिर इन सब चीज़ों के पीछे वजह क्या थी? तो इसका जवाब दरअसल ये है कि वो दोनों व्यक्ति पुलिस वाले थे। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच से बेंगलुरु आए थे और इसी शख्स की तलाश में आए थे और उसे लेकर अहमदाबाद पहुंच गए। और तारीख थी 24 अक्टूबर 2018। अब आइए 2018 से 15 साल पीछे चलते हैं। 14 फरवरी 2003 वैलेंटाइन डे। अहमदाबाद में हस्बैंड वाइफ रहते थे। उनमें से एक का नाम तरुण जिनराज था और उनकी पत्नी का नाम था सजनी। तरुण और सजनी की शादी सिर्फ 3 महीने पहले ही हुई थी, दिसंबर 2002 में, और अब तारीख थी 14 फरवरी 2003। सजनी अहमदाबाद के ही एक बैंक में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थी और तरुण जिनराज अहमदाबाद के स्कूल में फिजिकल ट्रेनर था और वॉलीबॉल का टीचर भी था। ये दोनों बेसिकली केरला के रहने वाले थे। फिर सजनी का परिवार नौकरी की तलाश में केरल से अहमदाबाद शिफ्ट हो जाता है। तरुण का परिवार भी पहले केरल में था, फिर मध्य प्रदेश में रहा। उसके फादर मध्य प्रदेश में पीटी टीचर थे। साथ ही एक भाई की नौकरी अहमदाबाद में लगी और तरुण भी अहमदाबाद आ गया और यहीं स्कूल में तरुण वॉलीबॉल का कोच बन गया। इसके बाद केरल के कुछ लोगों के ज़रिए इन दोनों का रिश्ता तय हो जाता है और शादी हो जाती है। शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक था, यहाँ तक कि शादी के बाद तरुण सजनी के साथ एक अपार्टमेंट में रहता था। जब तरुण वॉलीबॉल मैच के कारण शहर से बाहर जाता तो तरुण अपनी पत्नी सजनी को कहता कि मेरी गैर हाजिर में तुम घर में अकेले मत रहना, अपने मायके चली जाया करना। और इसी के साथ सजनी आखिरी बार अपने घर 5 फरवरी को गई थी और वापस आ गई। घर से निकलते वक्त सजनी अपने पिता से कहती है कि मुझे अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवानी है, तो इसके लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। पिता ने जब इस बात को सुना तो उसे भी अजीब लगा कि क्या इसके पास पेट्रोल भरने के लिए पैसे नहीं है।
फिर भी उन्होंने पूछा कि दामाद जी तुम्हें ठीक से तो रख रहे हैं ना। तो इस बात को सुनने के बाद सजनी खामोश रही। फिर उसने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, और ये कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। 14 फरवरी 2003 वैलेंटाइन डे की शाम करीब 7:30 बज रहे थे। सजनी की अपनी बड़ी बहन से बात होती है। उसमें बिल्कुल नॉर्मल हाल चाल पूछने के बाद 10-15 मिनट के बात होने के बाद कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। इसके 2 घंटे के बाद अचानक सजनी के घर पर तरुण का कॉल आता है और तरुण कहता है कि आप फ़ौरन हॉस्पिटल आइए, सजनी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ये सुनने के बाद घर वाले बदहवास होकर परेशान होकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। तब तक पता चलता है कि सजनी की मौत हो चुकी है। तरुण बैठे बेतहाशा रो रहा था। पुलिस आती है और देखती है कि सजनी के गले पे एक दुपट्टा लपेटा हुआ है, जिसके ज़रिए उनका गला घोटा गया था। घर के सामान बिखरे हुए थे और कुछ ज्वेलरी भी गायब थी। पुलिस को लगा कि ये लूटपाट का मामला है। तरुण ने भी कहा कि मैं सजनी को हमेशा कहता था कि सावधान रहो। अब शायद किसी लुटेरे ने सजनी की जान ले ली है। अगले दिन सजनी का पोस्टमार्टम होता है और उसका अंतिम संस्कार होता है, लेकिन तरुण की ऐसी हालत नहीं थी कि वो सजनी के अंतिम संस्कार कर सके। तो उसकी जगह उसके बड़े भाई मुखग्नि देते हैं और उसका अंतिम संस्कार करते हैं। और इसी दौरान तरुण की हालत और बिगड़ जाती है। वो सदमे में चला जाता है और उसे फौरी तौर पर हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। 15 फरवरी को ही उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है और पुलिस अपनी तैयारी में जुट जाती है। लेकिन अचानक 2 दिन बाद 16 फरवरी 2003 की शाम को तरुण के बड़े भाई का कॉल पुलिस को जाता है और वो कहता है कि तरुण हॉस्पिटल से गायब हो चुका है। अब इस बात को सुनने के बाद पुलिस तो पहले हैरत में पड़ जाती है और उसे तरुण पर पहले से ही शक था कि इस तरह घर से कत्ल कैसे हो सकता है। और साथ ही साथ तरुण लगातार अपने बयान को बदल भी रहा था, रो भी रहा था। हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और वो गायब हो गया। पुलिस पर मीडिया और घर वालों का प्रेशर बढ़ने लगा। यदि तरुण पर पहले से शक था तो उस पर निगरानी रखनी चाहिए थी, पर यहाँ पर पुलिस की लापरवाही बताई गई। पुलिस ने अपने तरीके से छानबीन करनी शुरू कर दी। साथ ही साथ तरुण के घर वालों से भी पूछताछ की गई, यहाँ तक कि उन्हें कुछ दिनों के लिए जेल में भी रखा गया। तरुण की लगातार तफ्तीश जारी थी, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिल रहा था। समय बीतता गया। सजनी के कत्ल के बाद उसका आरोपी लगभग साल 2006 में उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी थे। उनसे सजनी के घर वालों ने मदद की गुहार लगाई। सीएम ऑफिस से पुलिस डिपार्टमेंट को मैसेज किया गया कि इस केस को आप सीरियसली लीजिए। उसके बाद एक टीम बनाई जाती है और 1 लाख रुपये का इनाम भी रखा गया। इसी बीच छानबीन जारी रही। पता चला कि शादी के बाद अरुण सजनी को तंग करता था और शादी से पहले तरुण का किसी और लड़की के साथ अफेयर था और वो उससे शादी करना चाहता था। फिर पुलिस उस लड़की तक पहुंचती है। पुलिस उसका बयान लेती है तो वो लड़की बताती है कि 16 फरवरी को तरुण ने उसे कॉल किया था और कह रहा था कि चलो हम शादी कर लेते हैं। लेकिन तब तक सजनी की मौत की खबर इस लड़की तक पहुंच चुकी थी। इसीलिए इसने ये कह कर के मना कर दिया कि मैं किसी कातिल के साथ शादी नहीं कर सकती, और ये कह कर के वो उसके साथ जाने के लिए मना कर देती है। अब पुलिस की जांच में लड़की का बयान बिल्कुल साफ पाया गया था, सच पाया गया था। तो अब यही कहानी बनी कि अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने के लिए उसने अपनी पत्नी सजनी का कत्ल कर दिया था। मोटिव क्लियर था। पुलिस उसके घर वालों के सारे फोन को सर्विलांस पर डाल चुकी थी। समय बीतता गया। साल 2009 आते आते तरुण के पिता की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई। तब यह बात सामने आई कि 2009 में जब तरुण के माता पिता केरल गए थे तो तरुण उनसे मिला था। लगभग 6 साल बाद उसे देखते ही तरुण के माता पिता की हालत ख़राब हो गई थी और उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें यहाँ किसी ने देख लिया तो अभी परेशानी खड़ी हो जाएगी, मुसीबत आ जाएगी, पुलिस तुम्हें हर जगह तलाश रही है। तब यहाँ बात सामने आई कि तरुण के वहाँ से जाने के 1 दिन बाद उसकी पिता की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई। पुलिस के द्वारा इस केस की तफ्तीश होती रही और दिन, हफ्ते, हफ्तों से महीना और महीनों से साल बीतते गए और 2003 से अब 2016 आ गया था। इसी साल एक पुलिस ऑफिसर ने केस को खंगाला और अपडेट लिया तो पता चला कि पिता की मृत्यु हो गई है। माता
मध्य प्रदेश के मंदसौर में है। उस ऑफिसर ने उस लड़की से संपर्क किया जो कि तरुण की गर्लफ्रेंड रह चुकी थी। उसने बताया कि तरुण से मेरी बातचीत तो नहीं हुई, लेकिन मेरे कुछ दोस्तों ने बताया कि तरुण से मिलते जुलते किसी शख्स को दिल्ली के एक मॉल में देखा गया था। तब पुलिस ने एक टीम बनाकर दिल्ली के मॉल और कुछ जगहों की जांच की, लेकिन वहां पुलिस को कुछ भी नहीं मिला। फिर पता चला कि उस समय तरुण की मां भी दिल्ली में ही थी, पर कुछ हाथ नहीं लगा। 2016 के इस क्लू के बाद पुलिस को ये यकीन हो गया था कि तरुण जिंदा है। उसने सुसाइड नहीं किया और ना ही कहीं भागा है, बल्कि वो इसी देश में है। इसी बीच उसे कई राज्यों में देखने की बात सामने आई, कभी गुजरात, कभी मध्य प्रदेश, कभी महाराष्ट्र, कभी बेंगलुरु में तो कभी केरल में। पुलिस ने 5 राज्यों में जितने भी उसके दोस्त या फिर जितने भी रिश्तेदार थे सभी को मिलाकर करीब 4000 फ़ोन नंबर्स की जांच की कि शायद कहीं से कोई क्लू मिल जाए, लेकिन सारी मेहनतें उनकी बेकार चली गई। अब पुलिस को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि उसकी माँ अब बुजुर्ग हो गई है और वो कुछ लोगों से बातें भी किया करती थी जो कि उनके रिश्तेदार थे। तरुण की माँ एक रिटायर नर्स थी। इनकी फ़ोन की हर कॉल को सुना जाता था। इनका नंबर सर्विलांस में तो था ही, तभी तरुण के माँ के फ़ोन पर एक लैंडलाइन नंबर से कॉल आता है। पुलिस हर नंबर को क्रॉस चेक करती थी। यह नंबर बेंगलुरु का था और पहली बार किसी लैंडलाइन नंबर से उनको कॉल किया गया था। नंबर की जांच करने पर पता चला कि ये ओरेकल कस्टमर केयर का नंबर है। अब यहाँ पुलिस के सामने सवाल था कि तरुण की माँ को ओरेकल कस्टमर केयर से कौन कॉल कर रहा है। फिर क्या था, तुरंत अहमदाबाद क्राइम ब्रांच से एक टीम बनाई जाती है और अहमदाबाद से बेंगलुरु निकल गई। दिन था 22 अक्टूबर 2018। बेंगलुरु पहुंचते ही वहां ऐसे लोकल पुलिस से संपर्क किया गया और उनके द्वारा ओरेकल कस्टमर केयर के हर डिपार्टमेंट से एम्प्लॉयज़ की लिस्ट मंगाई गई। उस लिस्ट में तरुण जिनराज नाम का तो कोई नाम नहीं था, पर एक नाम ऐसा आया जिससे पुलिस वालों के कान खड़े हो गए और वह नाम था परवीन भटेले। अब पुलिस को लगा कि यह नाम शायद उन्होंने कहीं सुना है। पुलिस को याद आया कि तरुण की मां के द्वारा किए गए कॉल्स में यह भी उन नामों में से एक नाम था। तरुण की मां और परवीन भटेले की वाइफ जिसका नाम था निशा, इन दोनों की लगातार कॉल पे बातें हुआ करती थी। अब पुलिस ने जब परवीन भटेले और निशा की हिस्ट्री खंगाली तो पता चला कि ये दोनों सोशल मीडिया पर कहीं है ही नहीं, और ये भी पता चला कि इनके 2 बच्चे भी हैं। परवीन निशा और तरुण की मां ने जो कॉल पे बातें किया था उन कॉल रिकॉर्ड्स को निकलवाया गया। तब पुलिस को लगा कि कहीं परवीन भटेले ही तो तरुण जिनराज नहीं है, क्योंकि यहाँ कनेक्शन एक ही था और वो कनेक्शन कि वो तरुण की माँ से क्यों बातें करता था। पुलिस को लगा कि और कैसे पता किया जाए कि ये वही तरुण जिनराज है। पुलिस को इसकी हिस्ट्री मालूम थी। जब तरुण कोच था तो एक मैच के दौरान उसकी रिंग फिंगर टूट गई थी। पुलिस ने प्लान बनाया। अगले दिन 23 अक्टूबर 2018 को पुलिस उसी ओरेकल बिल्डिंग के 7वें फ्लोर पर तफ्तीश देती है। पियून द्वारा उसे वेटिंग हॉल तक बुलाया गया। परवीन से जैसे ही पुलिस ने हैंडशेक किया और कहा हेलो मिस्टर तरुण और उंगलियों को टटोली गई तो अब यही शक यकीन में बदल गया था और कहा चलिए तरुण साहब, खेल खत्म हो गया है। उसे तुरंत अहमदाबाद ले जाया गया। एक लैंडलाइन नंबर की वजह से भेद खुला। दूसरा ये कि माँ और बेटे ऐसे बातचीत किया करते थे। यदि ये लैंडलाइन नंबर ना होता तो क्या होता। बाद में ये बात सामने आई तो पता चला कि तरुण ने उस दिन भी अपने मोबाइल से कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कॉल नहीं लगा और बात नहीं हो पाई और माँ से बात करना ज़रूरी था, इसीलिए उसने लापरवाही के चलते लैंडलाइन नंबर से कॉल किया जो कि उसके ऑफिस का ही था। पुलिस उसे अहमदाबाद लाती है और उससे पूछताछ करती है तो वो कहता है कि हाँ, मैंने ही अपनी पत्नी सजनी का कत्ल किया था क्योंकि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करनी थी, लेकिन उसने ये कहते हुए मना कर दिया कि मैं एक कातिल से शादी नहीं कर सकती। साथ ही तरुण ने यह कहा कि बात होने के बाद 16 तारीख को ही वो दिल्ली आ गया था। दिल्ली में कुछ दिन रहा। 20 तारीख तक तो मुझे यहाँ कॉल सेंटर में जॉब भी लग गई थी। कुछ समय बाद यहाँ से वो पुणे चला गया और वहाँ पुणे में निशा नाम की लड़की से मुलाकात होती है। उसने निशा को बताया कि मैं अनाथ हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, और इसके चलते निशा और तरुण में दोस्ती हुई। फिर यही दोस्ती प्यार में बदल गई और फिर उनकी शादी हो गई। कुछ साल पुणे में रहने के बाद ये लोग 2009 से 2010 में बेंगलुरु शिफ्ट हो गए।
बेंगलुरु में तरुण ने ओरेकल में जॉब शुरू कर दी। दोनों के 2 बच्चे भी हुए। तरुण की पत्नी निशा को अब तक यही पता था कि इसका नाम परवीन भटेले है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद एक सवाल का उत्तर अब तक नहीं था कि तरुण जिनराज आखिर परवीन भटेले कैसे बना, ये उसने किसका नाम चुराया। तो इसका जवाब भी आया। मध्य प्रदेश में स्कूल और कॉलेज में उसका एक दोस्त हुआ करता था और उस दोस्त का नाम था परवीन भटेले। परवीन भटेले उस समय भोपाल मध्य प्रदेश में था, जो कोचिंग सेंटर चलाया करता था। उसके साथ कुछ दिन रहने के बाद उसका आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट, इन तीनों को उसने स्कैन कर अपने पास रख लिया था, या फिर यूँ कहे कि बिना बताए उसने चुरा लिया था। साथ ही पुलिस को इस तफ्तीश में ये पता चला कि इन्हीं आईडीज़ का यूज़ करके वो 3 बार अमेरिका US से हो करके आया है। तो दोस्तों, ये रही आज की रियल क्राइम स्टोरी। ऐसे ही रियल क्राइम स्टोरीज़ के लिए जो हमें काफ़ी कुछ सिखा जाती है, तो आप कंसिडर करें हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें।